दोस्तों, स्वागत है आप सबका देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं हूं मोहित रावत। साथियों, वो कहते हैं ना कि आगाज तो कर अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर आप शुरुआत करोगे, मेहनत करोगे तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो साथियों, आपको बढ़ना है। खासकर स्पेशली आपको मेहनत और ज्यादा डबल करनी पड़ती है जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। और एग्जाम की बात करें यानी और स्टेट की बात करें तो वहाँ इतना कंपटीशन नहीं है जितना यहाँ उत्तराखंड में है। यहाँ पे एक एक सीट के लिए लगभग 300 लोग फाइट करते हैं। तो आप देखिए, जैसे वीडियो का पेपर है, लगभग 2.5 लाख लोगों से ज्यादा ने पेपर फॉर्म भरा है। और इतने ज्यादा फॉर्म भरने के बाद वैकेंसी कितनी है? 700 के आसपास है। यानी एक पोस्ट के लिए लगभग 300 कैंडिडेट है। तो साथियों, आप सब समझ गए होंगे कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको और भी ज्यादा मेहनत तब करनी पड़ेगी जब आप सामान्य वर्ग से हो। यदि आप सामान्य वर्ग से संबंधित हो तो आपको मेहनत और भी ज्यादा करनी पड़ेगी। कंपटीशन आपके लिए बहुत ज्यादा टफ है। तो साथियों, बढ़ेंगे इस वीडियो में। उत्तराखंड जी की स्पेशल एमसीक्यू सीरीज यानी 10 का दम सीरीज, इसका भाग 7 है। यहाँ पे हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे हम एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज की जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वह है शेखर जोशी जी। और अप्रैल माह के सारे इंपॉर्टेंट डे 2021 के थीम के साथ यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। तो बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जैसे तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे हम शुरुआत में करते हैं, हर बार करते हैं, जितने भी हमने पिछली वीडियो कराए थे, हम जो फेमस पर्सनालिटी है उनके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया लेते हैं। उनके जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, है ना, ये इंपॉर्टेंट देखते हैं और फिर उन्हें बाद में भी रिवाइज करते हैं। यानी वीडियो के लास्ट में भी हम रिवाइज करते हैं, जिससे हम 2-2 3-3 बार रिवाइज करें और हमको आसानी से याद हो जाए। अगर हम यहाँ पे बात करें, शेखर जोशी जी की बात करें, यहाँ पे आप फोटो देखिए, तो शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 को हुआ था। 10 सितंबर 1932 को, आपको ध्यान रखना है, 10 सितंबर 1932 को कौन से गांव, आपको ध्यान रखना है, ओलिया ग्राम। कहां पे? ओलिया ग्राम। तो ओलिया ग्राम अल्मोड़ा में शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 को हुआ था। अब मैं यहाँ पे शेखर जोशी जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखता आपको। यहाँ पे आपने याद करना है, उनकी एक फेमस रचना है एक पेड़ की याद। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, एक पेड़ की याद। एक पेड़ की याद क्या है? एक शब्द रेखा चित्रण है। बहुत फेमस रचना है और ये फेमस इसलिए भी हो जाती है, इस रचना के लिए इन्हें वर्ष 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो साथियों, हम आगे भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब अप्रैल माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे जो आपको याद होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट डे आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 4 देखेंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। 22 अप्रैल को मोस्ट इंपोर्टेंट पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे। 23 अप्रैल को वर्ल्ड जो पुस्तक दिवस है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। साथियों, इन जो इंपोर्टेंट डे हैं इनकी थीम भी देखेंगे 2021 से, जो आपके एग्जाम में बनेगी। तो हम बढ़ेंगे अब क्वेश्चन की ओर। आपने यहां तक देख लिया था। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ऑप्शन है आपके पास, जसपाल राणा, पद्म बहादुर मल, प्रताप सिंह पटवाल और हर सिंह थापा यानी हरि सिंह थापा जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरि सिंह थापा जी को 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप कुछ लिस्ट देखिए, ये सारे आपको याद करने हैं और इनका संबंध भी देखना है कि किस क्षेत्र से है। जैसे हरि सिंह थापा जी की बात करेंगे तो मुक्केबाजी से संबंधित है। और पहला जो द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड दिया गया था देवभूमि का, ये इन्हें वर्ष 2013 में दिया गया था। 2014 में किन्हें दिया गया? नारायण सिंह राणा जी को, निशानेबाज से संबंधित है। 2015 में रेणु कोहली जी को एथलेटिक्स से संबंधित है। 2016 में सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को सर्विसेज कोच है। और 2017 की बात करेंगे लियाकत अली जो क्रिकेट कोच से संबंधित है। अब साथियों, इसके अलावा भी एक और है जो अभी लेटेस्ट है, आपको ध्यान देना है। 2018 के लिए यानी 2018-19 के लिए हाल ही में किसी उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपने ये कमेंट बॉक्स में लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर मैं चाहूं तो दोस्तों अभी आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सर्च करें। अगर आप सर्च करोगे तो आपको इसके साथ साथ और क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो साथियों, यहाँ पे हो गया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1921, 1927, 1931 या उनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी 1931। यानी 1931 में पहली बार वन पंचायतों का गठन किया गया। अब वन पंचायतों के गठन की बात करेंगे तो यहां से आपने ध्यान रखना है, वन पंचायतों से संबंधित एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, एक था फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। यहां पे लिखता मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके अपकमिंग एग्जाम में, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी और इसके अध्यक्ष कौन थे। यानी वनों से संबंधित मोस्ट फेमस ये कमेटी थी। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये जो गठित की गई थी, ये की गई थी 13 अप्रैल, कब की गई थी, 13 अप्रैल 1921 को। तो 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है पी विडम जी, पी विडम इसके अध्यक्ष थे। और इसके अतिरिक्त और भी ध्यान रखना आपने, 28 अक्टूबर, कब, 28 अक्टूबर 1921 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो साथियों फॉरेस्ट ग्रीवेंस रिपोर्ट से आप यहां समझेंगे कि कब इसकी रिपोर्ट दी गई थी, कब इसका गठन किया गया था, कब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे वगैरह वगैरह, ये आपको देखना है। 1931 में आपने देख लिया वन पंचायतों का गठन हुआ था। अब और इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता हूं यहाँ पे कि सबसे पहले पूछा जाएगा कि वन बंदोबस्त कब कराया गया था। तो उत्तराखंड में यानी ब्रिटिश गढ़वाल में सबसे पहले वन बंदोबस्त कब कराया गया था, तो आपने ध्यान रखना है वर्ष 1961, सॉरी 1861, 1861, 1861। तो सबसे पहले 1861 को वन बंदोबस्त कराया गया था। कब कराया गया था, 1861 को वन बंदोबस्त। तो वन बंदोबस्त आपने देख लिया है कब, 1861 को। आप इस टाइम पे जो कमिश्नर रहे होंगे कौन थे, तो मालूम होगा आप सबको, यानी 1861 में तो वो कौन थे, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे इस समय क्या थे, कुमाऊं कमिश्नर थे। अब 1861 में पहली बार वन बंदोबस्त कराया गया था। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट आप यहां पे ध्यान रखोगे कि जो नैनीताल है, यानी जो नैनीताल है उसके जो वनों को सुरक्षित वन कब घोषित किया गया था। अब क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 1879, 1879 जो नैनीताल के वन है, नैनीताल के जो महत्वपूर्ण वन है उन्हें संरक्षित वन घोषित किया गया था। क्या किया गया था, संरक्षित वन घोषित किया गया था 1879। इस समय भी जो कमिश्नर थे वह हेनरी रैमजे ही थे। साथियों अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और बताता यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1921 में देखो वन पंचायतों से संबंधित नियम कानून बनने लगे थे। तो 1921 में सोमेश्वर अल्मोड़ा की एक दुर्गा देवी थी, उन्होंने वनों में आग लगाए थे जिस कारण उन्हें 1 माह की सजा हुई थी। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा, उत्तराखंड के किन व्यक्ति को वनों में आग लगाने के कारण 1 वर्ष की सजा हुई थी, सॉरी 1 माह की सजा हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कौन है, उनका नाम है दुर्गा देवी। यहां पे लिखता मैं दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी जी को 1921 में, कब, 1921 में वनों में आग लगाने के कारण 1 माह की सजा हुई थी। शायद ये पहली सजा थी जो वनों से संबंधित पहली सजा थी, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। दुर्गा देवी वर्ष 1921 कहां से संबंधित है, दुर्गा देवी अल्मोड़ा के सोमेश्वर से संबंधित है। तो आप इस क्वेश्चन से यहां से इतना ही देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है शेखर पाठक, शिव प्रसाद डबराल जी, यशवंत सिंह कटोच जी और प्रोफेसर एल एल वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, प्रोफेसर एल एल वर्मा। तो प्रोफेसर एल एल वर्मा की जो पुस्तक है वो है अलविदा कुमाऊं। ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हम जानते हैं शेखर पाठक जी की बात करेंगे, एक बहुत फेमस किताब है, वो सब जानते हैं कि उत्तराखंड में कुली बेगार, ठीक है, उत्तराखंड में कुली बेगार और एशिया की पीठ पर, यानी जो पंडित नैन सिंह रावत पे जो बनी एक किताब लिखी थी उन्होंने, एशिया की पीठ पर। ये शेखर पाठक जी की 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं। कौन कौन सी, एक उत्तराखंड में कुली बेगार और पंडित नैन सिंह के जीवन पर आधारित जो पुस्तक है एशिया की पीठ पर, ये आपने देख लिया। अब शिव प्रसाद डबराल जी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पे लिखते हैं, वैसे सबको मालूम होगा, एक फेमस है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का जो इतिहास है ये भी शिव प्रसाद डबराल जी की है। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा ये भी शिव प्रसाद डबराल जी की है। और उत्तराखंड यात्रा दर्शन तो ये भी शिव प्रसाद डबराल जी की है। तो यहाँ पे लिखता मैं क्या है, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास। तो उत्तराखंड का इतिहास भी ये किसकी रचना है, शिव प्रसाद डबराल जी की है। उत्तराखंड
यहाँ पे लिखता मैं उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा। तो ये भी किसकी रचना है? श्री प्रसाद डबराल जी की है। और इसके अलावा आप देखोगे उत्तराखंड यात्रा दर्शन। तो साथियों ये 3 मोस्ट फेमस बुकें आपके श्री प्रसाद डबराल से याद रखनी है। यशवंत सिंह कठोर भी सब जानते हैं, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, है ना। इसके अलावा भी 1-2 रचना और हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में यह बात कही गई कि यह मुलजिम पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति दिल्ली में बैठकर गढ़वाल के सारे आंदोलन को चलाता है और शासन को उलटने की निकम्मी साजिश रचता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर भी बी होगा, यानी भैरव दत्त धुलिया जी। तो भैरव दत्त धुलिया जी भी इसका राइट आंसर है। अब साथियों यहाँ पे हम जैसे पिछली वीडियो में हम सीधे सुमन जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भक्त दर्शन जी के बारे में। तो भक्त दर्शन जी की बात करेंगे साथियों, तो आपको इनका ध्यान रखना है। इनका जन्म 1912 में हुआ था और 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1912 से 1991 तक आपको ध्यान रखना है। यह था भेराड़ गांव, या ध्यान रख सकते हो भोराड़ गांव। और कहाँ है ये? पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। तो आपने यहाँ से ये देख लिया 1912-91, यानी 1912 में जन्म हुआ था, 1991 में इनकी डेथ हुई थी। भोराड़ गांव पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है। अभी इनकी कुछ फेमस क्या है किताबें हैं, आपको ध्यान रखनी है। सबसे फेमस किताबें जो कई बार एग्जाम में आ चुकी है, वो है गढ़वाल का दिवंगत विभूतियां, यानी गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है साथियों, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। इसके अलावा है सुमन स्मृति ग्रंथ, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वामी राम तीर्थ। तो ये 3 फेमस किताबें हैं जो भक्त दर्शन जी से है। अब भक्त दर्शन जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र भी है, वो है कर्मभूमि। आप सब जानते होंगे कर्मभूमि। अब कर्मभूमि मैंने इन दोनों के यहाँ पे बीच में लिखने का कारण यहाँ पे यह है कि इसके जो संपादक थे भैरव दत्त धुलिया जी भी थे और भक्त दर्शन जी थे, यानी कर्मभूमि के जो संपादक रहे दोनों हैं, भक्त दर्शन जी भी और भैरव दत्त धुलिया जी सी। इसका जो प्रकाशन हुआ था, यानी अगर हम कर्मभूमि के प्रकाशन की बात करेंगे, फरवरी 1939 को कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो यहां से आप इतने ही देखोगे। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप साथियों देख रहे होंगे कि आज के जो क्वेश्चन है वो सारे थोड़ा टफ लेवल के हैं, तो घबराने की बात नहीं है। कभी एग्जाम क्वेश्चन टफ लेवल बने, आसान बने, बनता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जी द्वारा युगवाणी समाचार पत्र का संपादन किया गया। इसके संपादक में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो ऐसा आएगा, और आसान बनेगा तो सिंपली ये पूछा जाएगा कि युगवाणी का प्रकाशन कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। इसके संपादक कौन थे? आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जी और प्रोफेसर भगवती प्रसाद पांत्री। तो सिर्फ 2 से आपका काम चल जाएगा। पर अभी हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ बन रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि युगवाणी समाचार पत्र के जो निम्नलिखित में संपादक नहीं रहे, तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन श्याम सिंह नेगी। श्याम सिंह नेगी जी का यहाँ से इसके कोई संपादक से संबंधित नहीं है। इसके संपादन से जो संबंधित है प्रोफेसर भगवती प्रसाद पांत्री जी, तेजराम भट्ट जी और इंद्र विद्या वाचस्पति, है ना, वाचस्पति। ये सारे क्या हैं? युगवाणी प्रकाशन से संबंधित है। अब यहाँ पर आपने देख ही लिया कि 15 अगस्त 1947 को इसका प्रकाशन हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो इसकी तुलना की जाती है, लेनिन जो विदेशी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके समाचार पत्र या उनकी एक पत्रिका थी इस्त्रा, उससे इसकी तुलना की जाती है, इसलिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1947 को इसका प्रकाशन आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जी, प्रोफेसर भगवती प्रसाद पांत्री जी, तेजराम भट्ट जी, इंद्र विद्यावासी जी, मतलब इनका नाम ध्यान रखना है जो इसके प्रकाशन से संबंधित है। श्याम सिंह नेगी जी का इनसे कोई संबंध नहीं है। अब साथियों एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, जो युगवाणी इसका प्रकाशन अभी भी होता है, और ये 2001 से, वर्ष 2001 से जो इसका प्रकाशन की बात करेंगे, ये मासिक पत्रिका के रूप में आती है। किसमें आती है? मासिक पत्रिका में। पहले साप्ताहिक थी, अब ये मासिक के रूप में आती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आपने दिया होगा, पिछली बार एग्जाम में दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 12। अब साथियों मैं आपको कुछ एक अनुच्छेद कराता हूं, ये आपको याद करना है। देखिए दोस्तों, बात करेंगे जैसे
अनुच्छेद 164 की बात करेंगे, यहां से आपका ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 164 की बात करेंगे 164 की, तो अनुच्छेद 164 का एक देखेंगे तो इसमें बता रखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा और मंत्री राज्यपाल पश्चात पर्यंत अपने मंत्र जो अपना पद है वो धारण करेगा। तो ये अनुच्छेद 164 का एक है। अनुच्छेद 164 का एक का है जो अभी पिछली बार जो एग्जाम में पूछा गया था, यानी जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर यह है। अब देखिए यहां से कैसा आएगा, ये देखिए साथियों, यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 12 इसका सही होगा। यानी यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में क्योंकि 70 विधानसभा सीटें, तो 70 में कम से कम 15% होना चाहिए था, लेकिन ये 15% नहीं होगा क्योंकि 12 ही होगा। 15% तब होता अगर यहाँ पे 100 सीटें होती तो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यह संविधान संशोधन कब हुआ, तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये आया था। तो आप यहाँ से ये देखोगे। अगर बात करेंगे हम अनुच्छेद 164(2), इसमें बताया गया है कि जो मंत्री परिषद है वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगी। अनुच्छेद 164(3) की बात करेंगे, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दे प्रारूप के अनुसार उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी जो ये मंत्री हैं इनका जो वो होगा, यानी पद एवं गोपनीयता की शर्तें होंगी, वो अनुच्छेद 164 के 3 में है। इसके अलावा साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी जो हाल ही में चर्चा में भी रहा था, जिसके कारण आप सब जानते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को इस्तीफा देना पड़ा, तो उसका आंसर यहाँ पे ये था कि अनुच्छेद 164 ये चर्चा में भी रहा था, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो यह है कि अनुच्छेद 164(4) के तहत कोई भी मंत्री अगर लगातार 6 महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता और उस अवधि के समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। यानी अगर 6 महीने के भीतर अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो ये 6 महीने के समाप्त होने के कारण उसका कार्यकाल होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री मंत्री बनने के पर भी 6 महीने के अंदर सदन या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। आप सब जानते हैं जो तीरथ सिंह रावत जी थे वो सांसद थे, ना कि विधानसभा के सदस्य। जब वो विधानसभा के सदस्य ही नहीं थे और 6 महीने पूरे होने वाले थे तो उन्हें त्यागपत्र देना ही पड़ा। तो साथियों 164(4) देख लिया आपने। 164(5) में आप देखिए, इसमें जो मंत्रियां हैं यानी उनके वेतन भत्ते से संबंधित बातें कही गई है। तो आप यहाँ पे इन्हें याद कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है 164, ये हाल ही में चर्चा में भी रहा और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो साथियों आपको ये 164 अन्य अनुच्छेद 164 के सारे पार्ट आपको याद करने हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचेंद्री पाल से संबंधित कौन सा कथन गलत है। उन्हें वर्ष 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 24 मई 1984 को विश्व की सर्वोच्च शिखर में एवरेस्ट में उन्होंने फतेह किया था। 1988 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 1954 के उत्तरकाशी में हुआ था। अब साथियों बचेंद्री पाल से संबंधित है तो आपको बचेंद्री पाल से संबंधित सभी प्रश्न आने चाहिए। अगर हम बचेंद्री पाल से बात करेंगे तो बचेंद्री पाल जी का जन्म 1954 में ठीक हुआ। 1954 यानी ये ऑप्शन नंबर डी तो सही है। 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था। अगर गांव कभी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है क्या है, नाकुरी गांव। क्या है, नाकुरी गांव में है ना। अगर कभी इनके पिताजी का नाम पूछा जाए तो किशन सिंह पाल है, किशन सिंह पाल जी। और अगर इनकी माताजी का नाम पूछा जाए तो वो हंसा देवी। क्या है, हंसा देवी। तो यहां से आपके 2 फैक्ट और चुन गए होंगे। 24 मई 1984 को इन्होंने विश्व सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट को फतेह किया, बिल्कुल ये भी सही है। 1988 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये साथियों गलत हो गया। 1988 में नहीं बल्कि जब उन्होंने 1984 में क्या किया था, एवरेस्ट फतेह किया था, तो उसके अगले साल यानी अगले साल यानी 2 साल बाद 1986 में इन्हें क्या दिया गया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1988 ना होकर बल्कि क्या होना था, 1986 होना था, तब ये सही होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी बचेंद्री पाल से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो ये सी वाला गलत है। उन्हें 1988 में नहीं बल्कि 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
आपने यहाँ तक देख लिया। 1985 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कभी कभी 1984 भी कहीं जगह आपको दिखेगा, अगर आप विकिपीडिया में जाओगे तो 1984 भी दिखेगा आपको, है ना। तो ध्यान रखना 1984 85 आप दोनों तिथि ध्यान रखोगे। तो बचेंद्री पाल से संबंधित ये था। इसके अलावा आप अगर और ध्यान रखना चाहते हो कि 2008 में, वर्ष 2008 में इन्होंने किलिमंजारो, जो किलिमंजारो एक सबसे ऊंची चोटी है ना, आपको बताना कि कहाँ की ऊंची चोटी है, इसे भी फतेह किया था। तो बचेंद्री पाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थे, ये आपने देख लिया साथियों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या फिर लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, मतलब इसका कार्यकाल बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 वर्ष या 62 वर्ष, यानी या तो 6 साल होगा उसका कार्यकाल, या उसकी उम्र अगर 62 वर्ष पूरी हो गई, जो भी पहले हो वो उनका कार्यकाल होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये है 6 वर्ष और 62 वर्ष। अब साथियों मैं यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देख लिया, अगर हम यूपीएससी की बात करेंगे, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे, यूपीएससी की बात करेंगे, तो आपको वर्तमान में इसके हेड देखने हैं। इसके जो वर्तमान हेड हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी जी। प्रदीप कुमार जोशी जी। तो प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के वर्तमान हेड है ना। ये लगभग 2022 4 अप्रैल 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। अब साथियों यहाँ पे आगे देखिए, ये उत्तराखंड के जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं उनका कार्यकाल है। जैसे सबसे पहले श्री एनपी नवानी जी, सबसे पहले, उनके बाद कौन थे? के आर्य। तो आप आगे के दो ध्यान रखो, एनपी नवानी सबसे पहले थे, उसके बाद के आर्य थे, और लास्ट जो 7वें की बात करेंगे यानी इनसे पहले, यानी वर्तमान में कौन है? अगर लोक सेवा आयोग की बात करोगे तो आपने बताना, ये आपका होमवर्क है कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वैसे तो मैं अभी बता दूंगा इस वीडियो में, फिर भी तो यहाँ पे देखिए नरेंद्र सिंह बिष्ट इनसे पहले थे। अब वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है उत्तराखंड के? आप यहाँ पे देखिए फोटो, ये यूकेपीएससी की साइट है। इनके जो वर्तमान जो हेड है वो है, वर्तमान है मेजर जनरल आनंद सिंह रावत। मेजर जनरल आनंद सिंह रावत वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। कहाँ के? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के। और इनसे पहले कौन थे? नरेंद्र सिंह बिष्ट जी थे। अब आपने लोक सेवा आयोग के कार्यकाल का भी देख लिया, 6 वर्ष या 62 वर्ष इनका कार्यकाल भी आपने देख लिया। अब साथियों यहाँ पे मैं आपको कुछ बताता हूं, ये आपको याद करना है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में बता रखा है कि जो संघ व राज्य के लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो आप ध्यान रखोगे अनुच्छेद 315 में। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो गठन है ये 315 में है। उनके सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि ये कहाँ पे है? ये अनुच्छेद 316 में। पदावधि अभी आपने देख ली थी, कितनी थी? 6 साल या 62 वर्ष। तो 6 साल कभी पूछा जाएगा या 62 वर्ष, जो भी पहला होगा वो उनका नियुक्ति और पदावधि होगी। अनुच्छेद 317 में है लोक सेवा आयोग के जो किसी सदस्य को हटाया निलंबित करना। आप ऐसे याद कर सकते हो 317, 17 का मतलब खतरा, यानी उन्हें निलंबित होने किस अनुच्छेद में उन्हें निलंबित होने का खतरा है, ये हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317 में। 318 में क्या है? जो लोक सेवा आयोग है उसके जो कर्मचारी हैं, यानी उनके जो कार्य के बारे में बताया गया कि उनके कार्य के क्या है, क्या क्या शक्तियां वगैरह है, ये उनके बारे में बताया गया है। 319 में क्या है कि आयोग के सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य न रहने जो पद पर धारण करने के संबंध में पड़ते हैं। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 315, 316, 317 ये आपको ध्यान रखने, स्पेशली ध्यान रखने हैं। और अनुच्छेद 320 ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रख सकते हो कि इसमें लोक सेवा आयोग के कर्तव्य यानी कार्यों का वर्णन किया गया है। तो साथियों ये आपको ध्यान रखने हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के तृतीय राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है आपके पास मार्गेट अल्वा, सुदर्शन अग्रवाल, बी.एल. जोशी व नित्यानंद स्वामी। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.एल. जोशी। अब साथियों यहां देखिए, सबसे पहले सुरजीत सिंह बरनाला जी की बात करेंगे। सुरजीत सिंह बरनाला जी के बारे में आप सब जानते हैं, इनका कार्यकाल आपको ध्यान रखना है। कार्यकाल की बात करेंगे तो 9 नवंबर, यानी पहले थे हमारे पहले राज्यपाल थे 9 नवंबर 2000 से, 9 नवंबर 2000 से कब तक? 7 जनवरी 2003 तक। तो 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक सुरजीत सिंह बरनाला जी का कार्यकाल था। क्या पता आने वाले एग्जाम में इनका कार्यकाल स्पेशल पूछ लिया जाए। दूसरी अगर बात करेंगे सुदर्शन अग्रवाल जी की बात करेंगे,
तो इनसे आपको सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले इनका कार्यकाल क्या है, 8 जनवरी 2003 से, यानी 8 जनवरी 2003 से, और ये था अक्टूबर 2007। तो आप समझ के होंगे कि इन्होंने लगभग अपने 5 साल पूरे किए। तो अभी तक उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक अपना कार्यकाल निभाने वाले जो राज्यपाल हैं वो कौन है, सुदर्शन सिंह अग्रवाल जी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब बनवारी लाल जोशी जी की बात करेंगे। यहाँ पे आप फोटो देखिए, इनका जो कार्यकाल था ये था अक्टूबर 2007 से। कब था, अक्टूबर 2007 से, और कब तक था, अक्टूबर 2007 के बाद 2009 तक, यानी लगभग अगस्त 2009 तक इनका कार्यकाल था। अगस्त 2009 तक इनका कार्यकाल था। अब इनके बारे में आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा कार्यकाल इनका था, सबसे कम कार्यकाल। तो सबसे कम कार्यकाल की बात करेंगे बनवारी लाल जोशी, और सबसे अधिक कार्यकाल की बात करेंगे सुदर्शन अग्रवाल जी। तो आपने यहाँ पे देख लिए साथियों। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। मार्गरेट अल्वा जी, आप देखिए साथियों, मार्गरेट अल्वा जी की बात करेंगे। यहाँ से आप समझते होंगे कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और अगर इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनका कार्यकाल था अगस्त 2009 से, अगस्त 2009 से कहां तक, 2012 तक, यानी 2012 तक इनका कार्यकाल था। और ये पहली महिला राज्यपाल थी उत्तराखंड की। उसके बाद अजीत कुरैशी जी की बात करेंगे। तो अजीत कुरैशी यानी प्रथम मुस्लिम थे, यानी ये भी समझ के होंगे अजीत कुरैशी। और इनके कार्यकाल की बात करेंगे, ये लगभग 2012 से 2015, 2012 से 2015, ये आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा कृष्णकांत पॉल जी की बात करेंगे। तो कृष्णकांत पॉल का 2015 से 2018, 2015 से 2018 तक इनका कार्यकाल था। तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। अब वर्तमान में जो राज्यपाल है उत्तराखंड की वो है बेबी रानी मौर्य जी। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो इनका कार्यकाल शुरू हुआ था ये हुआ था अगस्त 2018 से, अगस्त 2018 से, और वर्तमान में भी ये अभी हैं। तो वर्तमान में लगभग ये अपना कार्यकाल पूरा करने वाली हैं। अब साथियों बेबी रानी मौर्य से क्वेश्चन क्या बनेंगे, ये आगरा से, यानी आगरा की महापौर भी रह चुकी हैं, आगरा से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब इन्हें कुछ अवार्ड दिए गए थे। एक था 1996 में, 97 में और 98 में, तीनों आपको ध्यान रखने। 1996 में इन्हें समाज रत्न अवार्ड दिया गया था, समाज रत्न अवार्ड दिया गया था। अगर 1997 की बात करेंगे तो इन्हें उत्तर प्रदेश रत्न दिया गया था। और लास्ट जो 1998 की बात करेंगे, इन्हें नारी रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, नारी रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो साथियों आपको राज्यपाल से संबंधित ये देखना है, इससे बाहर राज्यपाल से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था, अभी आपने देखा किसका था, सुदर्शन अग्रवाल जी का था। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे के हैं के पॉल, अभी आज के वर्तमान तक। और तीसरे में है बेबी रानी मौर्य, अभी तक के हिसाब से, है ना। अगर बात करेंगे सबसे कम कार्यकाल की बात करेंगे तो आपने अभी देखा था कौन थे, वो थे बनवारी लाल पुरोहित जी। तो सबसे कम कार्यकाल बनवारी लाल पुरोहित जी का था। तो साथियों राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, स्वराज संदेश निम्नलिखित में से किसका समाचार पत्र था, हुल्लास वर्मा, अमीर चंद बसवाल, गोपेश्वर कोठियाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो साथियों देखो, गोपेश्वर कोठियाल, अब आपको ध्यान याद हो गया होगा कि अभी आपने पीछे पढ़ा था, याद हो गया होगा कि जो आपने गोपेश्वर कोठियाल पढ़ा था ये युगवाणी से संबंधित है, पढ़ा था ना। भगवती प्रसाद पांथी जी, गोपेश्वर कोठियाल जी, है ना, युगवाणी 15 अगस्त 1947, ये उनसे संबंधित था। परंतु अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हुल्लास वर्मा। स्वराज संदेश जी की बात करेंगे तो ये समाचार पत्र 1942 में प्रकाशित हुआ था, 1942 में प्रकाशित हुआ था, है ना। और ये एक पाक्षिक समाचार पत्र था। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक दो समाचार पत्र और लिखा रहा हूं यहाँ पे, जिन्हें याद है, अच्छी बातें नहीं है वो राइट डाउन करें। सबसे पहले आप ध्यान लिखोगे प्रजा बंधु, क्या है, यहाँ पे लिखता हूं प्रजा बंधु। तो प्रजा बंधु जो समाचार पत्र था ये आपने ध्यान रखना 1947 में इसका प्रकाशन हुआ था, है ना। और ये रानीखेत से प्रकाशन हुआ था, रानीखेत से 1947 में प्रजा बंधु का प्रकाशन हुआ था। और जयदत्त वेला, यहां पे लिखता मैं जयदत्त वेला। तो इस प्रकाशन का जो संपादक किया था वो जयदत्त वेला जी द्वारा किया गया था, रानीखेत से प्रकाशित हुआ था और 1947 में प्रजा बंधु का प्रकाशित हुआ था। एक है मसूरी एडवर्टाइजर, यहाँ पे लिखता मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, केवल एक ही और लिखा रहा मैं आपको, यह है मसूरी
एडवाइजर, एडवर्टाइजर है, मसूरी एडवर्टाइजर। मसूरी एडवर्टाइजर की बात करेंगे तो मसूरी एडवर्टाइजर भी 1942 में हुआ था। इसके जो संपादक थे वे थे के एफ मेकागोन। कौन थे? मेकागोन। तो मसूरी एडवर्टाइजर था तो मसूरी से ही होगा, 1942 में था, और के एफ मेकागोन इसके संपादक थे। तो आप फिलहाल इतना देखोगे, इतना ही कर लोगे, बहुत है साथियों। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट शेखर जोशी जी के जीवन परिचय पे। सबसे पहले शुरुआत में आपको मैंने क्या बताया था कि 10 सितंबर 1932 को ओलिया ग्राम अल्मोड़ा में शेखर जोशी जी का जन्म हुआ था। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एक पॉइंट, मेरे साथ आप भी राइट डाउन करो। सबसे पहले अगर जन्म की बात करेंगे तो शेखर जोशी जी का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1932 को। 10 सितंबर 1932 को कहां पे? ओलिया ग्राम में। कहां पे? ओलिया ग्राम अल्मोड़ा में होता है। साथियों लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि पेट में सही अभी हाथ ठीक से सेट नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो प्लीज माफ करना। 10 सितंबर 1932 को ओलिया ग्राम अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। अभी इनकी कुछ रचनाएं हैं साथियों, वो आपको याद रखनी है। इनकी रचनाएं कई बार पूछी जाती है। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कोसी का घटवार, कई बार आ चुका एग्जाम में। कोसी का घटवार, कोसी का घटवार। दूसरी याद करोगे आप दाजू, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहानी भी है दाजू। अब दाजू से कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि इसके जो मुख्य पात्र थे कौन थे, तो इसके दो मुख्य पात्र आपको ध्यान रखने हैं, एक थे जगदीश बाबूजी और एक थे मदन। तो मदन एक जो छोटा बच्चा था और जगदीश बाबू जो उनसे क्या कर रहे थे, पत्राचार के बारे में बात कर रहे थे, ये कहाँ रहते हो, क्या रहते हो, उनके बारे में, तो वो थे। तो दाजू की बात करेंगे, इसके दो ध्यान रखने, जगदीश बाबू और मदन। इसके अलावा साथ के लोग, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, साथ के लोग। तो एक रचना ये हो गई। इसके अलावा ध्यान रखोगे नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है, नौरंगी, सॉरी बीमार ऐसे लिखेंगे हैं, नौरंगी बीमार है। इसके अलावा बच्चे का सपना और हलवाहा, क्या है? बच्चे का सपना और हलवाहा, और एक है हलवाहा। तो साथियों आपने शेखर जोशी जी की इतनी रचनाएं तो ध्यान रखनी रखनी है। कोसी का घटवार, दाजू, साथ के लोग, नौरंगी बीमार है, बच्चे का सपना और हलवाहा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट और जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, वो जो रचना है वो है एक पेड़ की याद। क्या है? एक पेड़ की याद। एक पेड़ की याद की बात करेंगे, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता थोड़ा। एक पेड़ की याद की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पेड़ की याद 1987 में, 1987 में इस रचना के लिए, यानी जो एक पेड़ की याद है, इस रचना के लिए उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और एक पेड़ की याद की जो विधा पूछी जाएगी तो आपको ध्यान रखना, ये एक शब्द चित्र संग्रह है। क्या है? शब्द चित्र संग्रह। तो साथियों आपने शेखर जोशी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। सबसे पहले देखा आपने 10 सितंबर 1932 को ओलिया ग्राम अल्मोड़ा में जन्म हुआ था। कुछ रचनाएं देखी आपने, दाजू, कोसी का घटवाड़, साथ के लोग, नौरंगी बीमार है, बच्चे का सपना, हलवाहा, एक पेड़ की याद। और एक पेड़ की याद के लिए 1987 में उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो साथियों आप यहां से यही ध्यान रखोगे। अगर आप कुछ कविता ध्यान रखना चाहते हो, शायद यहाँ पे साफ ना दिखे, फिर भी लिख लेता मैं यहाँ पे। अगर कविता की बात करेंगे आपको ध्यान रखना, जैसे एक लिखा था उन्होंने मुजफ्फरनगर पे, मुजफ्फरनगर 94, सब जानते हैं मुजफ्फर कांड हुआ था 1994, उस पर भी उन्होंने एक कविता लिखी थी। एक कारखाना, क्या है? कारखाना, एक कविता लिखी थी। और इसके अलावा एक है निराला जी के प्रति उन्होंने एक कविता लिखी थी, निराला जी के प्रति, निराला जी के प्रति, है ना। तो साथियों ये कविता भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये निराला जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। तो चलेंगे साथियों अब लास्ट टॉपिक पे, वो है अप्रैल माह के प्रमुख दिवस। अप्रैल माह के प्रमुख दिवस की बात करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस, यानी उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मेरीटाइम यानी नौवहन दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मोस्ट इंपोर्टेंट क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस, 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको ध्यान होना चाहिए 1961 में पहली बार जब कौन थी, यूरी गागरिन थी, जब पहली बार कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। उस लक्ष्य में क्या मनाया जाता है, 12 अप्रैल को हर वर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 17 अप्रैल की बात करेंगे, विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। इसके अलावा 23 अप्रैल को दो इंपॉर्टेंट डे है, एक है कॉपीराइट डे और एक विश्व पुस्तक दिवस। और लास्ट 25 अप्रैल को आपको ध्यान रखना है विश्व मलेरिया दिवस। जरा एक साथ मेरे साथ दोबारा रिवाइज करो, बार बार शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले आपने देखा था 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस, 12 अप्रैल को, ये तो आपको ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है, विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल की बात करेंगे विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को यकृत यानी किडनी डे। 21 की बात करेंगे सिविल सर्विस डे। 22 की पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे। 23 अप्रैल की बात करेंगे विश्व पुस्तक दिवस। और 23 अप्रैल को ही कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है। और लास्ट 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। अब साथियों 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट थीम है, जो इंपॉर्टेंट डे हो उनकी थीम है, आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले 7 अप्रैल की बात करेंगे, यानी 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब इसकी आपको थीम याद रखनी है 2020 की भी और 2021 की भी। कभी क्वेश्चन एक साल पीछे भी पूछ लिया जाता है ना, तो आपको ध्यान रखनी है। अगर 2020 की बात करेंगे तो 2020 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें नर्स एंड मिडवाइफ को सपोर्ट किया जाता है, यानी सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ इसकी थीम थी। 2021 की बात करेंगे, यह था एक निष्पक्ष एवं स्वस्थ दुनिया का निर्माण, यानी अ बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। तो 2021 की आपने थीम देख ली, 2020 की थीम देख ली विश्व स्वास्थ्य दिवस की। चलेंगे नेक्स्ट पे, वो है विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे की बात करेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आ चुका है साथियों, और इस बार आने की भी संभावना है। 2020 में क्लाइमेट एक्शन था और 2021 में जो थीम है इसकी वो है रीस्टोर आवर अर्थ। क्या है? रीस्टोर आवर अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको याद करना ही करना है, लिखना ही लिखना है। 2020 क्लाइमेट एक्शन, 2021 की बात करेंगे रिस्टोर आवर अर्थ। अगर हम बात करेंगे 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस की, तो 2021 की आपको थीम ध्यान रखनी है, वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। तो आपने विश्व मलेरिया दिवस भी देख लिया, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी 2021 की थीम थी। एक बार थीम दोबारा मेरे साथ रिवाइज करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 7 अप्रैल की दो थीम थी, एक 2020 की, 2021 की। 2021 की जो 2020 की थी वो थी नर्स और मिडवाइफ को सपोर्ट करने के लिए, यानी सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। 2021 की थी बिल्डिंग अ फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड। अर्थ डे की बात करेंगे क्लाइमेट एक्शन 2020 की, और रिस्टोर अर्थ 2021 की। और मलेरिया दिवस की बात करेंगे 25 अप्रैल की, वही जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।